सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सवरिया क्लासेस। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ टेंडर। टेंडर को हम लोग शुरू कर चुके थे अपना चैप्टर नंबर 3 में, उसी को आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में टेंडर चैप्टर का बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, आज हम लोग उसको डील करेंगे। इससे पहले हम लोग का टेंडर शुरू हो चुका है, आज हम लोग टेंडर को कंटिन्यू करें। देखो टाइम लिमिट, कोई भी टेंडर में टाइम लिमिट क्या होता है? टाइम गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। देखो टाइम लिमिट का जब भी बात होगा तो टाइम लिमिट दो कंडीशन में माना जा सकता है। एक तो टाइम लिमिट ये है, अगर मान लो टेंडर का टाइम लिमिट बोल दे तो टेंडर जब निकला है, जब टेंडर नोटिस निकला है और कब तक कॉन्ट्रैक्टर उसको फिल कर सकते हैं, एक तो वो टाइम लिमिट हो गया। प्लस एक टाइम लिमिट होता है वर्क को कंप्लीट करने का, तो टाइम लिमिट को दो फेनोमेनन से समझा जा सकता है। नेक्स्ट आता है टाइम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना। अगर हम लोग एक्सटेंशन वर्ड का मतलब समझेंगे, अगर इस एक्सटेंशन वर्ड का मतलब समझेंगे तो कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना। एडिशन ऑफ टाइम इन टाइम लिमिट व्हेन द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑकर बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला और बोला गया है कि वो 1 मंथ में काम को कंप्लीट कर देगा, बट कोई कारणवश वो 1 मंथ में काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसको 1.5 यानी कि 1.5 महीना का टाइम दे दिया जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड को आगे बढ़ा देना क्या बोला जाएगा? टाइम एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी। देखो रफ टर्म से इसको ऊपर ऊपर समझते जाना ताकि एग्जाम में आ जाए, तुम लोगों को दिक्कत ना हो। पेनल्टी एक्स्ट्रा चार्जेस विच आर चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्टर व्हेन डिले एंड नॉन परफॉर्मेंस इज डन। मान लो कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर काम करा लेकिन वो अच्छा से काम नहीं किया, ग्रेड गिरा दिया काम का, या फिर जो मटेरियल यूज़ किया है नॉर्मल ईटा यूज़ कर दिया, उसको यूज़ करना था चिमनी ईटा, देन ही विल बी चार्ज्ड एंड दैट चार्ज विल बी नोन एज पेनल्टी, और उस चार्ज को बोला जाएगा पेनल्टी। ठीक है। इसके बाद हम लोग आता है डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, हम लोग का 4th टर्म है। दिस क्लॉजेस स्पेसिफाई द कंसिक्वेंस ऑफ यूजिंग सब स्टैंडर्ड मटेरियल और परफॉर्मिंग वर्क इनएफिशिएंटली। देखो डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया, जैसा कि हम लोग पेनल्टी में जाने, उसी से रिलेटेड टर्म है डिफेक्टिव मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल में बात हुआ था कि वो काम को करेगा, फॉर एग्जाम्पल बात हुआ था चिमनी ईटा में काम करेगा लेकिन वो कर रहा है नॉमिनल ब्रिक में, वो कर रहा है नॉर्मल ब्रिक में, तो उस समय क्या बोला जाएगा कि डिफेक्टिव मटेरियल वो यूज़ कर रहा है और फिर इसी क्लॉज को बोला जाता है। तो इन द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव वर्क और फेलियर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर में बी रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द इशू, रिकंस्ट्रक्ट और रिप्लेस द डिफेक्टिव वर्क विद इन अ गिवन नोटिस पीरियड। मान लो वो ग्रेड गिराया ब्रिक का, ठीक है, जो ओनर है उसको पता चला, तो ओनर क्या करेगा, एक नोटिस रिलीज करेगा उसके नाम पे, उसको नोटिस दिया जाएगा और विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, मान लो कि उस नोटिस में दिया हुआ है कि भैया आप ये जो डिफेक्टिव वर्क की है आप इसको 2 मंथ में रेक्टिफाई करिए, तो विद इन 2 मंथ कॉन्ट्रैक्टर को उस काम को ठीक करना होगा। यही बोलता है डिफेक्टिव मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। इसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कैंसिलेशन ऑफ ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ वन ऑफ द पार्टी। ब्रीच यानी कि धोखाधड़ी जनरली बोलते हैं, या फिर जो बात हुआ उससे मुकर जाना। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मान लो एक रोड बनने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को, वो रोड बना रहा है, बीच में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी को वाला कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया जाएगा, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड इफ द कॉन्ट्रैक्टर डू नॉट मीट्स द स्टैंडर्ड एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया कि ऐसे ऐसे काम करेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वैसे काम नहीं कर रहा ओरिजिनल में, तो क्या हो सकता है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है। और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चल रहा कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देना और किसी और को दे देना। ठीक है। सस्पेंशन ऑफ वर्क, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सस्पेंशन ऑफ वर्क में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सस्पेंशन ऑफ वर्क जनरली रिफर्स टू अ टेम्पररी कैंसिलेशन और पॉज टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। देखो ये जो हमारा सस्पेंशन है, जैसे माना जाता है कि उसको बोला जाता है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया क्लास से, यानी कि सस्पेंड क्या हो सकता है, 1 महीना के लिए किया गया, 2 महीना के लिए किया गया, और अगर बोला जाएगा कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया यानी कि उसको हमेशा के लिए निकाल दिया गया है,
जिसको हम लोग फायर्ड भी बोलते हैं, उसको हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। तो सस्पेंशन हमेशा एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए आता है और टर्मिनेशन परमानेंटली के लिए आता है, जब तक फिर से उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाए तब तक के लिए। इट इज़ जनरली बिकॉज द रीजन्स लाइक अनफॉर्चुन इवेंट्स, पेमेंट डिस्प्यूट एक्सेट्रा फ्रॉम आइदर ऑफ द सोर्स, इधर कॉन्ट्रैक्टर और ओनर। मान लो सस्पेंशन क्यों होगा, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है लेकिन ओनर उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो भाई कॉन्ट्रैक्टर कितना समय तक अपने एबिलिटी पे करेगा काम, वो क्या करेगा, काम को एक बार के लिए रोक देगा। वो जो काम को रोका ना, उसी को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन ऑफ वर्क। मान लो ओनर उसको पैसा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, काम को रोक दिया। अब मान लो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है लेकिन ओनर को काम पसंद नहीं आ रहा, तो क्या किया, एक बार काम को रोक दिया ओनर के साइड से। तो ये दोनों साइड से हो सकता है। मान लो ओनर पैसा नहीं दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर काम को रोक देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वर्क करने के लिए मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब मान लो ओनर उसको पैसा नहीं दे रहा, तो वहाँ पे काम कैसे कंटिन्यू होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, वहाँ पे सस्पेंशन ऑफ वर्क टेक प्लेस। इसके बाद आता है हम लोग का सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्टर इज अलाउड टू आउटसोर्स और सब कॉन्ट्रैक्ट पार्ट्स ऑफ द वर्क टू अदर पार्टीज एंड आउटलाइन द कंडीशंस फॉर डूइंग इट। अब देखो सबलेटिंग, लेटिंग यानी कि दे देना, लेटिंग यानी कि दे देना। मान लो कि एक बिल्डिंग बनने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको G+5 बिल्डिंग बनाने दिया गया है। जैसे एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं। मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा सेकंड फ्लोर है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। बिल्डिंग बनाने दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है ये एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, और ये जो थर्ड फ्लोर है ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, और ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर को बता देगा कि भैया आप काम ऐसे ऐसे करिएगा। जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भैया आप ये वाला ब्रिक यूज़ करिएगा, ये वाला एग्रीगेट यूज़ करिएगा, सब ये इसको क्या करेगा, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर को बता देगा, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर को बता देगा। यही होता है सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मेन कॉन्ट्रैक्टर अपना काम को बांट देता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर में, वैसे को क्या बोलते हैं, सबलेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो बता देता है कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है इस काम को करने के लिए। एक्स्ट्रा आइटम रिफर्स टू वर्क दैट इज आउटसाइड द ओरिजिनल स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट मे बी नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना और उसमें DPC यानी कि डैम प्रूफ कोर्स के बारे में लिखना भूल गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि DPC का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर रिपेलेंट होता है, वो पानी को पेनिट्रेट होने से बचाता है, वो पानी को दीवार के उस साइड से इस साइड आने से बचाता है। यानी कि DPC का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है, लेकिन उसको रिफ़र करना भूल गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना भूल गया। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम का टर्म ऐड होगा कि भैया आप DPC का भी काम करिएगा। मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो वाला नहीं है, लेकिन जो DPC ऐड किया जाएगा तो उसको क्या चीज़ बोला जाएगा, एक्स्ट्रा आइटम बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा आइटम ऐड होगा जो कि नेसेसरी है, जो कि ज़रूरी है, वैसे काम को बोलेंगे एक्स्ट्रा आइटम। एक्सकलेशन क्लॉज ऑल्सो नोन एज एन escalator or price variation clause allows for an automatic increase in wages or price if certain condition like inflation occur. This helps parties enter into long-term contract without being negatively impacted by changes in market condition. अब देखो एक इसको दो एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक हमारा प्रोजेक्ट है जो 2024 में शुरू हुआ, 2024 को शुरू हुआ, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारा 2030, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, ये जो 6 साल का पीरियड है, इस पीरियड में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो क्या बोलता है, मान लो आज जो सीमेंट यहाँ पे X प्राइस में मिलेगा, तो यहाँ पे वही सीमेंट X प्लस कुछ रेट में मिलेगा, X प्लस Y रेट में मिलेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन है जो समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसको भी जब कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर किया जाता है कि भैया 2024 से लेकर 2030 तक अगर काम चलेगा, तो उस दौरान आपका जो प्राइस है मटेरियल का वो भी बढ़ेगा, लेबर का वो भी बढ़ेगा। तो जब ये चीज़ कंसीडर किया जाता है तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, एक्सकेलेशन बोला जाता है। अब देखो एक फेज तो ये हो गया कि भैया 6 साल आपका काम चला, तो उस अकॉर्डिंग आपका आप प्राइस इंक्रीज कर दीजिए क्योंकि वो होगा। मान लो इन्फ्लेशन आ जाता है, मान लो काम तो हमारा 2024 में ही चल रहा है,
लेकिन कोई कारणवश जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता था वहाँ पे क्या हो गया, वॉर हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, हमारा वॉर हो गया। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा, तो वहाँ से क्या होगा, इन्फ्लेशन कॉज हो जाएगा। इन्फ्लेशन, वहाँ से महंगाई हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। वहाँ से अगर जनरली बोले तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब इसको भी कंसिडर किया जाता है कि नहीं भैया अगर महंगाई बढ़ रहा है, काम तो करना ही है, आप क्या करिए, रेट को बढ़ा दीजिए। जब इस टर्म को कंसिडर किया जाता है तो क्या होता है, एक्सकलेशन। ठीक है, तो यही जनरली है जब हम लोग का कोई भी इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होता है, इस टर्म का यूज़ होता है। और ये जनरली क्यों होता है, ताकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल सके, ताकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल सके। आर्बिट्रेशन, प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर बाय द हेल्प ऑफ आर्बिटर और पैनल ऑफ आर्बिटर। देखो, मान लो ये है हमारा ओनर, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। एक बिल्डिंग बन रहा था, क्या हुआ, ये बिल्डिंग बनते बनते ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हो गया डिस्प्यूट और काम गया रुक। तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आता है आर्बिट्रेटर। कौन आता है, आर्बिट्रेटर। और ये दोनों का डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, ये दोनों का डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। यानी कि जो पर्सन ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का डिस्प्यूट को सॉल्व करता है उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेटर, उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्रेटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेशन। यानी कि दो पार्टीज के बीच में हुआ वह डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है जो, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेशन। ये जनरली क्यों किया जाता है, ताकि कोर्ट वगैरह में हम लोग को नहीं जाना पड़े और जनरली हम लोग को लो कॉस्ट में प्रोसेस जो है रिजॉल्व हो जाए। प्राइस वेरिएशन क्लॉज, प्राइस वेरिएशन क्लॉज एड्रेस चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। These clauses are particularly important in long-term contract where prices may fluctuate significantly. वही चीज़ है, यानी कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगा उसको भी जब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। ये जनरली मान लिया जाता है कि एनुअली इतना बढ़ेगा, ईयरली इतना बढ़ेगा, ये सब जो मान लिया जाता है, जो डिफरेंट क्लॉजेज होता है, जब इसका कंसिडरेशन आता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस वेरिएशन क्लॉज। Defect liability period. This period is a time frame after the completion of work during the contractor is responsible for the rectifying any the effects or flaws that may arise. देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि एक कोई बिल्डिंग बन गया, एक कोई बिल्डिंग बन गया, मान के चलो बिल्डिंग छोड़ो, रोड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड लेट से मार्च 2025 में कंप्लीट हो गया। तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या बोलता है कि भैया मार्च में कंप्लीट हो गया, एई जो भी आएगा वो देख के चल जाएगा, आपको पूरा पेमेंट भी कर देगा, लेकिन आपको इसका जिम्मेदारी या तो एक मॉनसून तक लेना होगा या तो फिर 6 मंथ तक लेना होगा, जो भी ये दोनों में से कम होगा, जो भी ये दोनों में से कम होगा, आपको तब तक का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। यानी कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर का ये जिम्मेदारी है, वो भले एक रोड को बना दिया है लेकिन एक टाइम पीरियड तक उसका जिम्मेदारी है कि अगर उसमें कोई भी खराबी आएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, कॉन्ट्रैक्टर। और इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, डिफेक्ट यानी कि खराबी, यानी कि कोई भी खराबी आएगा तो उसका जिम्मेदारी किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टर का होता है। उसका जो कार्यकाल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर दिया है लेकिन करने के बाद या तो एक मॉनसून या तो 6 महीना, कोई भी अगर खराबी आएगा तो किसका जिम्मेदारी, कॉन्ट्रैक्टर का। लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज आर अ प्री डिटरमाइंड सम दैट द पार्टीज एग्री अपॉन टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई धोखाधड़ी हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो लिक्विडेटेड डैमेज यानी कि देखो क्या करता है ना, ओनर कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पैसा ले लेता है, लिक्विडेटेड यानी कि लिक्विडिटी ले लेता है। मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर बीच काम करते करते भाग गया या फिर कोई भी क्वालिटी ख़राब कर दिया, तो क्या होता है, उसका जो अमाउंट वो जमा किया उससे कुछ मनी डिडक्ट हो जाता है, उससे कुछ मनी डिडक्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज। और अनलिक्विडेटेड डैमेज आर नॉट प्री डिटरमाइंड
एंड आर एसेड बाई अ कोर्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल लॉस सफर्ड बाई द क्लाइमेंट। और ये क्या होता है कि ये पहले से कोई डिटरमाइंड नहीं रहता है, लेकिन मान लो जैसे जैसे मान लो काम खराब करके चली गया, तो उसके बेसिस पे जितना खराब काम वो किया है, जितना डिसग्रेड का काम किया है, उतना उसको लॉस वहाँ पे सहना पड़ेगा। वो हो गया अनलिक्विडेटेड डैमेज। यानी कि लिक्विडेटेड डैमेज प्री डिटरमाइंड होता है। लिक्विडेटेड डैमेज प्री डिटरमाइंड होता है कि अगर ऐसा काम हुआ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान तो आपका इतना रुपया कटेगा। और अनलिक्विडेटेड डैमेज प्री डिटरमाइंड नहीं होता, जितना वो लॉस करेगा ओनर का उतना उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर बोल ले उतना उसको पे करना पड़ेगा। पे भी क्या करना पड़ेगा, वो पे पहले कर चुका, उससे उसका डिडक्ट होते जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आता है टेंडर वैलिडिटी पीरियड। Validity period is the length of time for which a submitted bid or quotation remains open for acceptance by the tendering authority. टेंडर वैलिडिटी पीरियड क्या हुआ, जैसे मान लो कि आज टेंडर निकला है, जनरली ये 90 डेज़ का होता है, तो जो टाइम पीरियड तक कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर को भर सकता है, उस पीरियड को क्या बोलेंगे, टेंडर वैलिडिटी पीरियड। द टेंडर इश्योरिंग अथॉरिटी मस्ट कंप्लीट द बिड ओपनिंग इवैल्यूएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड प्रोसेस विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी कि इसी टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को भरता है, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को भरता है। टेंडर जो ओनर है उस टेंडर का, वो डिसाइड करता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट देना, और ले दे के सारा क्लियर कर लिया जाता है। यानी कि टेंडर वैलिडिटी पीरियड, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टेंडर को भरता है, टेंडर ओनर के पास जाता है, और ओनर सेलेक्ट करता है कि कौन टेंडर को वेरीफाई करना, कौन टेंडर को प्रोसेस करना, और जो कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जाता है उसको सिलेक्ट करके काम सौंप दिया जाता है। तो ये होता है हमारा टेंडर वैलिडिटी पीरियड। सब बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट है, ज़्यादा है तो आप लोग एसेस ले सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो, या इसी वीडियो को फिर से देख सकते हो। बस एक पॉइंट है जो हम लोग को माइंड में मेमोराइज करके रखना है, राइट टू रिजेक्ट ऑल टेंडर। यानी कि ओनर के पास अधिकार होता है कि वो हर एक टेंडर, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर लोग टेंडर भरा है, सबका कैंसिल कर दे। व्हेन ग्रुपिज्म इज डन, मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो आजू बाजू का 10 कॉन्ट्रैक्टर को डरा दिया कि भाई तुम ऐसा ऐसा रेट कोट करो। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये सारे कॉन्ट्रैक्टर को डरा दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ग्रुपिज्म बोला जाएगा और सारों का टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, फाइट ऑकर ड्यू टू टेंडर, मान लो टेंडर निकला है, उसके कारण से लड़ाई झगड़ा होने लग गया, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्प्यूट होने लग गया, तो वैसे में क्या होगा, सभी का टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। अब आता है राइट टू रिजेक्ट वन टेंडर। किसी एक टेंडर को रिजेक्ट कब किया जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा तब, इनफ वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर को तब, मिसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्टर कोई सर्टिफिकेट देना भूल गया या नहीं दिया है जानबूझ के, तब कैंसिल हो सकता है। प्लस टेंडर नॉट फिल्ड कंप्लीटली बाय कॉन्ट्रैक्टर, मान लो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर तो भर दिया लेकिन साइन करना भूल गया, तो क्या होगा, उसका टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारा टर्म समझेंगे बार फिर से हम लोग, लेकिन एक बार यहाँ तक मेमोराइज करके रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोसीड्यूर ऑफ सबमिटिंग टेंडर। देखो इस सेशन को हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट इसलिए करें क्योंकि सारा अपना थियोरिटिकल टर्म है, एक बार समझ लो, नहीं समझ में आया लेक्चर को फिर से देख लेना, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब जैसे आता है प्रोसीड्यूर ऑफ सबमिटिंग टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को कैसे भरेगा या सबमिट कैसे करेगा। देखो टेंडर 4 इन्वेलप में सबमिट होता है, टेंडर 4 इन्वेलप में, 1 2 3 4, फोर्थ इन्वेलप जो है हमारा ये वाला है, फोर्थ इन्वेलप हमारा ये वाला है जो ये, और इसी के अंदर फर्स्ट इन्वेलप, सेकंड इन्वेलप, थर्ड इन्वेलप को भरा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोसीड्यूर क्या है कि एक टेंडर मतलब अगर कोई सबमिट कर रहा है तो एक बड़ा सा इन्वेलप रहेगा जिसके अंदर उसका 3 गो इन्वेलप फिल किया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखो इन्वेलप 1 में क्या होगा, अर्नेस्ट मनी होगा जो कि जनरली 2 से 5% होता है, यहाँ पे 2% कंसिडर किया गया है, यानी कि हमारा इस इन्वेलप में क्या होगा, अर्नेस्ट मनी होगा। ठीक है, इन्वेलप 2 में कॉन्ट्रैक्टर डॉक्यूमेंट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, और इन्वेलप 3 में टेंडर फॉर्म, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग एक्सेट्रा। देखो हमारा अगर बात करें तो 1 में क्या होगा, हमारा अर्नेस्ट मनी जो कि जनरली 2% कंसिडर किया जाता है,
अर्नेस्ट मनी हमारा वो मनी होता है जो कि टेंडर के साथ दिया जाता है एस्टिमेटेड अमाउंट का 2%। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी कंप्लीट किए। अर्नेस्ट मनी ऐसा मनी होता है जो कि एस्टिमेटेड अमाउंट का 2% दिया जाता है टेंडर के साथ में। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का सारा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर टैक्स रिसिप्ट, जो भी मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो इसमें दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो टेंडर भरा जाता है वो टेंडर का कॉपी प्लस ड्राइंग का कॉपी, स्पेसिफिकेशन यानी कि वो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेगा, सारा इन्फॉर्मेशन किस में होता है, 3 में होता है। और ये सारे इन्वेलप को किस में भर दिया जाता है, 4th इन्वेलप में भर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है प्रोसीड्यूर ऑफ सबमिटिंग टेंडर। अब आता है प्रोसीड्यूर ऑफ ओपनिंग टेंडर। तो भाई जाहिर सा बात है, देखो सबसे पहला अगर ये तीनों हमारा 4th में भरा हुआ तो सबसे पहले 4th को ओपन किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले इन्वेलप नंबर 4th ओपन होगा। उसके बाद देखो सबसे ऊपर में 1 है, सबसे ऊपर में 1 ओपन होगा, फिर 2 ओपन होगा, फिर 3 ओपन होगा। अब देखो सबसे पहले 1 ओपन हुआ, देखा जाएगा अर्नेस्ट मनी है या नहीं, सबसे पहले 1 ओपन होगा और देखा जाएगा अर्नेस्ट मनी है या नहीं है। फिर अर्नेस्ट मनी अगर उसको मिल गया फिर जाएगा सेकंड इन्वेलप में और देखेगा कि कॉन्ट्रैक्टर का सारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है या नहीं है। जब वो सारा उसका वेरीफाई हो जाएगा फिर जाएगा थर्ड में और देखेगा टेंडर फॉर्म वो कैसे भरा है, ड्राइंग कैसे दिया है, स्पेसिफिकेशन यानी वो कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाला है, सारा चीज़ वो देखेगा। मान लो अगर उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं है, मान लो 4th इन्वेलप खोला गया और जब 1st इन्वेलप खोला गया तो देखा गया कि अर्नेस्ट मनी वो नहीं जमा किया है, तो उसका टेंडर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है लेकिन सेकंड इन्वेलप में कोई सर्टिफिकेट देना भूल गया, तो भी उसका टेंडर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मान लो वो 1 में अर्नेस्ट मनी भी डिपॉजिट किया है, सेकंड में सारा सर्टिफिकेट भी जमा किया एंड थर्ड में उससे कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भैया आप इस समय तक आके अपना एरर को रेक्टिफाई कर लीजिए, आप इस समय तक आके अपना एरर को रेक्टिफाई कर लीजिए। किसमें, थर्ड इन्वेलप में टाइम दिया जाता है, यानी कि लास्ट इन्वेलप में उसको टाइम दिया जाता है, यानी कि लास्ट इन्वेलप में उसको टाइम दिया जाता है करेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा प्रोसीड्यूर ऑफ सबमिटिंग टेंडर समझे कि सबसे पहले 4th इन्वेलप में हम लोग क्या करते हैं, 1st, 2nd और 3rd इन्वेलप को फिल करते हैं। और अगर इसको ओपनिंग का बात करें, सबसे पहले 4th इन्वेलप खुलेगा, फिर 1 यानी कि अर्नेस्ट मनी का इन्वेलप खुलेगा, 2nd यानी कि कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट का इन्वेलप खुलेगा और 3rd यानी कि टेंडर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन का इन्वेलप खुलेगा। अगर उसका 1 और 2 फिल है लेकिन 3 में कोई गलती है तो उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भैया आप इस समय तक अपना आके रेक्टिफाई कर लीजिए एरर और फिर से जमा कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा टेंडर चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा टेंडर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया हो। अगर आप पिछला चैप्टर नहीं देखे हो, मतलब पिछला लेक्चर नहीं देखो टेंडर से रिलेटेड, वो भी देख लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे भी डील किया गया। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल।